फेंक दो अभी। ठीक है, लो फेंक दिया। नो प्रॉब्लम है, आराम से यार। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? स्टार लॉर्ड। कौन? स्टार लॉर्ड हूँ भाई, मशहूर तड़ी पार। इसे समझा रहा हूँ। ये खुद को कहते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। सब के सब नौटंकी हैं साले। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, ब्रह्मांड के बॉस। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त एंड साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी की। ये एमसीयू की 10वीं मूवी है और इसमें काफ़ी अजीबोगरीब एलियंस की कहानी हमें दिखाई जाती है जो पूरी गैलेक्सी को तबाह होने से बचाते हैं। ये मूवी बेहद ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, पर अगर आपको ये मूवी ठीक से समझ नहीं आई है या फिर अगर आपने ये मूवी देखी ही नहीं है तो जी बिल्कुल ये वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ पर अपन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी फुल मूवी की बात करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हाँ, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन जैसा कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। और खासकर जब ये मूवी आई थी तब तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। पर ये एमसीयू की स्टोरी जो चल रही थी तब, इन्फिनिटी सागा, उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए एक मेजर मूवी थी। और इसमें हमें गैलेक्सी जो एमसीयू में हमें दिखाई गई है, जो गैलेक्सी है, वहाँ की पूरा ब्रह्मांड है, उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया गया था। तो ये मूवी इतनी इम्पोर्टेंट थी कि ऑब्वियसली इस की उतनी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं थी, फिर भी इसको बनाना पड़ा। तो यार इसको एक्सप्लेन करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को समझना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है सन 1988 में, जहाँ पर पीटर क्विल नाम का एक छोटा बच्चा होता है। वो अपनी माँ को कैंसर से हारते हुए देखता है। जब वो उदास होकर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तभी अचानक कुछ एलियंस उसे उठा ले जाते हैं पृथ्वी से बहुत बहुत दूर। ये एलियंस असल में अंतरिक्ष के लुटेरे थे जिन्हें कहा जाता है रिवेंजर्स, और इनका सरदार था सरदार खान नहीं, योंडू। रिवेंजर्स अवेंजर्स के बिल्कुल अपोजिट थे। ये पैसों के लिए गैर कानूनी काम करते थे और उन्हें पीटर को अगवा करने के लिए किसी ने सुपारी दी थी, पर योंडू ने पीटर को उसके असली मालिक तक पहुंचाने के बजाय उसे अपने ही ग्रुप का हिस्सा बना लिया। पीटर कई सालों तक योंडू के साथ रहा और काम करता रहा और आगे चलकर वो मशहूर हो गया स्टार लॉर्ड के नाम से। अब योंडू ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने पीटर क्विल को उसके पास नहीं सौंपा जो उसे सुपारी दी थी उसने उसको लाने की? तो ऐसा क्यों किया योंडू ने? तो ये अपन को दूसरी मूवी में पता लगेगा, अभी नहीं, सब्र करो थोड़ा भाई। अभी अपन इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं, बट जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर उन्हें स्पॉइलर देना है तो, है ना। खैर, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि वो स्टार लॉर्ड के नाम से फेमस था, पर अंदर ही अंदर वो योंडू और उसके साथियों से नफरत करता था, क्योंकि उन्होंने उसे उसके परिवार से, उसकी दुनिया से हमेशा के लिए अलग कर दिया था, छीन लिया था। पीटर हमेशा एक मौके की तलाश में रहता था जब वो रिवेंजर्स को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से भाग जाए। अब कहानी पहुंचती है सन 2014 में, जहां पर एलेक्जेंडर ग्रह पर रहने वाला एक दलाल, ब्रोकर, जी हाँ, जिसे हम ब्रोकर कहेंगे ज़्यादा बेहतर ही रहेगा, योंडू को एक काम सौंपता है। वो उसे मोराग नाम के ग्रह में एक खास चीज़ को लाने के लिए कहता है, एक रहस्यमयी ऑर्ब, जिसके बदले में वो उसे मोटी रकम देने को तैयार था। पर ये जो ऑर्ब था वो कोई और भी बेसब्री से ढूंढ रहा था, और वो कोई और नहीं था जो उसे ढूंढ रहा था, वो था थैनोस, यानी ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक एलियन। और हासिल करने के लिए थैनोस ने चुना था रोनन नाम के एक एलियन को। रोनन क्री प्रजाति का एक सनकी और नफरत से भरा हुआ योद्धा था जिसकी एलेक्जेंडर से बहुत पुरानी दुश्मनी थी। वो पूरे एलेक्जेंडर को ही तबाह करना चाहता था, उसका नामो निशान ही मिटाना चाहता था। और ये एलेक्जेंडर वो फाइल शेयर करने वाला एलेक्जेंडर नहीं है, ये एलेक्जेंडर एक ग्रह है भाई, पूरा ग्रह। इसलिए रोनन ने थैनोस से एक सौदा भी किया था, तुम मुझे ऑर्ग दिलवाओ, मैं तुम्हें एलेक्जेंडर दिलवाऊंगा। ये कहीं सुना सुना सा नारा लगता है, कमेंट बॉक्स में बताना ज़रा। इस
काम के लिए थैनोस ने अपनी दोनों गोद ली हुई बेटियों यानी गमोरा और नेब्यूला को रोनन की मदद करने के लिए भी भिजवाया था। दोनों बहनें थैनोस से गहरी नफरत करती थी और सच कहें तो एक दूसरे को भी पसंद नहीं करती थी। दूसरी तरफ जब स्टार लॉर्ड यानी पीटर क्विल को योंडू और ब्रोकर के इस सौदे का पता लगता है, मतलब भनक लगती है उसको कि ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है इनका बैकग्राउंड में, तो वो खुद ऑर्ब चुराने और उसको बेचकर खुद मोटी रकम कमाने के पक्ष में हो जाता है और हमेशा के लिए रिवेंज से पीछा छुड़ाने का ये उसका तगड़ा प्लान बन जाता है। पर जैसे ही पीटर ऑर्ब हासिल करता है, ठीक उसी वक्त रोनन के सिपाही वहां आ धमकते हैं और ऑर्ब छीनने की कोशिश करते हैं। पीटर किसी तरह उन सबसे निपटकर वहां से भागता है। पीटर के जाने के बाद योंडू और उसके साथ ही मॉर्गन मोराग पर पहुंचते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि पीटर उनसे पहले ही ऑर्ब चुरा ले गया है तो योंडू गुस्से से पीटर के सर पर इनाम रख देता है, बिल्कुल बाउंटी रख दी जाती है सर। उधर रोनन को भी जब पता चलता है कि स्टार लॉर्ड ऑर्ब ले कर निकल लिया है तो वो गमोरा को उसके पीछे लगा देता है। देखो जो पीटर क्विल है वो जेंडार पहुंचता है ब्रोकर को ऑर्ब बेचने के लिए, पर जैसे ही वो ब्रोकर को बताता है कि इस ऑर्ब के पीछे रोनन और उसके आदमी भी पड़े हैं तो ब्रोकर डर के मारे पीछे कर लेता है अपने हाथ। वो रोनन के इस मामले में मतलब टांग नहीं अड़ाना चाहता था अपनी, और वो पीटर को वहां से भगा देता है कि निकलो निकलो भाई, तुम्हारे चक्कर में मैं क्यों अपने लगाऊं। तभी वहाँ गमोरा पहुंच जाती है और पीटर से ज़बरदस्ती ऑर्ब छीन कर भागने लगती है। इसी बीच जेंडार के दो एलियंस, एक रकून जिसका नाम रॉकेट है और एक चलता फिरता पेड़ जिसका नाम ग्रूट है, उसे देख लेते हैं, यानी पीटर क्विल को देख लेते हैं। और उन्हें यह भी पता होता है कि इसके ऊपर तो योंडू ने बाउंटी रखी थी, तो ये उसे पकड़कर योंडू के पास ले जाना चाहते थे, ऑब्वियसली बाउंटी क्लेम करने के लिए। अब गमोरा और पीटर ऑर्ब के लिए भिड़ जाते हैं और रॉकेट और ग्रूट इनाम के लिए पीटर के पीछे पड़ जाते हैं। पूरे तमाशे की वजह से जेंडार की नोवा कॉर्प सेना उन चारों को पकड़कर जेल में डाल देती है। जेल में कई कैदी गमोरा को मार डालना चाहते थे क्योंकि उसका नाम थैनोस और रोनन से जुड़ा हुआ था और इन दोनों ने बहुत ही जिंदगियां तबाह की थी। उन्हीं कैदियों में से एक था ड्रैक्स, जिसकी बीवी और बेटी को खुद रोनन ने मार डाला था। वो बदला लेने के लिए गमोरा पर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी पीटर बीच में आकर उसे रोक देता है, ये कहकर कि उसे असली बदला लेना है तो गमोरा ही उसे सीधे रोनन तक पहुंचा सकती है। ये सुनकर ड्रैक्स रुक जाता है। फिर गमोरा सबको सच बताती है। थैनोस और रोनन के बीच क्या सौदा हुआ था। दरअसल गमोरा खुद नहीं चाहती थी जेंडार तबाह हो, इसीलिए वो थैनोस और रोनन दोनों से गद्दारी करने की सोच रही थी। ऑर्ब को उन्हें देने के बजाय खुद बेचकर इतना पैसा कमाए कि वो हमेशा के लिए थैनोस के चंगुल से आज़ाद हो जाए। गमोरा उन सबको एक ऑफ़र देती है, अगर वो उसे जेल से भगाने में मदद करते हैं तो वो अपनी कमाई का आधा हिस्सा उन्हें दे देगी। रॉकेट जो पहले भी कई बार जेल से भाग चुका था, तुरंत एक प्लान बना लेता है। ड्रैक्स को पैसे से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ रोनन तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए वो उनके साथ शामिल हो जाता है। सब मिलकर गार्डियंस को चकमा देकर जेल के कंट्रोल सेंटर पर कब्जा कर लेते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब रोनन को गमोरा की गद्दारी का पता चलता है, वो थैनोस पर हक बबूला हो जाता है, पर थैनोस उल्टा उसी को दोष देता है और चेतावनी देता है कि अगर वो खाली हाथ लौटा तो उसकी खैर नहीं। इससे रोनन और भी गुस्सा हो जाता है और नेब्यूला के साथ मिलकर गमोरा को ढूंढने में जुट जाता है। उधर रॉकेट, ग्रूट, गमोरा और ड्रैक्स पीटर के स्पेसशिप में सवार होकर नोवेयर नाम के ग्रह पर जाते हैं। जी हाँ, नोवेयर। वहाँ ड्रैक्स को छोड़कर बाकी सब मिलते हैं द कलेक्टर यानी तनीर दीवान से। अब देखो इस कलेक्टर का जिक्र मैंने अपने प्रीवियस वीडियो यानी कि थॉट अ डार्क वर्ल्ड वाली में भी किया था। उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में ये था और इसके पास टेजरेक्ट नहीं, इसके पास रियलिटी स्टोन को दिया गया था, अगर तुमको याद हो, जो ऑर्ब का खरीदार था और ऑब्वियसली यही इसको भी खरीदने वाला था। करेक्टर अपने पास ब्रह्मांड की सबसे नायाब चीज़ें जमा करते
करने का शौकीन बंदा था। कलेक्टर उन्हें बताता है कि ऑर्ब के अंदर छुपा है पावर स्टोन, जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक है। ये पत्थर इतना खतरनाक है कि इसे सिर्फ बेहद शक्तिशाली प्राणी ही संभाल सकते हैं। और ऑब्वियसली हमें यहाँ पता लग जाता है कि जो ऑर्ब है वो खुद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो एक कवच है, काइंड ऑफ सूटकेस है। उसके अंदर था पावर स्टोन जिसके पीछे ये सब पड़े हुए थे। पर तभी वहाँ मौजूद कलेक्टर की एक नौकरानी लालच में आकर पावर स्टोन को छू लेती है ताकि वो खुद ताकतवर बनकर कलेक्टर के चंगुल से आज़ाद हो जाए। पर वो उस पत्थर की भयानक ऊर्जा से बर्बाद हो जाती है, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक धमाके के साथ मरी जाती है, जिससे कलेक्टर का पूरा म्यूजियम भी तबाह हो जाता है। पीटर, गमोरा, रॉकेट और ग्रूट किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं। इतनी तबाही को देखकर गमोरा पूरी तरह डर जाती है। उसे एहसास होता है कि ऑर्ब को बेचना या रोनन को दे देना बेहद खतरनाक है, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो ऑर्ब को ज़ेंडार की नोवा कॉर्प्स सेना के हवाले कर देगी ताकि वो सुरक्षित हाथों में रहे। इसी बीच ड्रैक्स नशे की हाल में गलती से रोनन को खुद नोवेयर बुला लेता है, इसी उम्मीद में कि वो उसे मार सके। साथ ही योंडू का रिवेंजर्स ग्रुप भी पीटर को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। ड्रैक्स रोनन पर हमला करता है पर रोनन उसे आसानी से हरा देता है ऑब्वियसली। फिर वो नेब्यूला और अपने सिपाहियों को गमोरा के पीछे लगा देता है। पीटर, रॉकेट और गमोरा वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर तभी नेब्यूला उनका स्पेसशिप तबाह कर और हासिल कर लेती है और रोनन अपनी सेना के साथ वहां से निकल जाता है। उधर गमोरा का हाल स्पेस में बहुत बुरा हो रहा था, इसीलिए पीटर उसे बचाने चाहता है और तभी योंडू वहां आकर दोनों को पकड़ लेता है। जी, अब रोनन के पास ऑर्ब आ चुका था और उसे ये भी पता चल चुका था कि इसके अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है। इसी पल उसका इरादा बदल जाता है। वो सोचता है क्यों ना ये ताकत मैं खुद रख लूं। वो पावर स्टोन को थैनोस को देने के बजाय अपने हाथों में जड़ लेता है। अब उसका मकसद सिर्फ ज़ेंडार की तबाही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर देना था और इसके बाद खुद थैनोस को भी खत्म करना था। नेब्यूला जो अपने पिता थैनोस से नफरत करती थी वो भी अब पाला बदलकर रोनन के साथ मिल चुकी थी। उधर रॉकेट, ग्रूट, ड्रैक्स अभी भी नोवेयर पर थे। वो तीनों पीटर और गमोरा को योंडू से छुड़ाने का फैसला करते हैं। योंडू पीटर की धोखेबाजी से इतना नाराज था कि वो उसे मार डालना चाहता था पर तभी पीटर उसे नया सौदा देता है। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं गमोरा के जरिए रोनन से पावर स्टोन चुरा कर तुम्हें दे सकता हूँ, जिसे बेचकर तुम सारा पैसा अपने पास रख सकते हो। मतलब मजा है भाई तुम्हारा इसमें, हमें मारकर क्या मिलेगा, पैसे थोड़ी ना मिलेंगे। ये सुनकर योंडू पीटर और गमोरा को छोड़ देता है। फिर रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स भी वहां पहुंचते हैं और अब इन पांचों के बीच एक अनोखी दोस्ती बन चुकी थी। सब मिलकर तय करते हैं कि वो रोनन को रोकेंगे। वो रिवेंजर्स और ज़ेंडार की नोवा कॉर्प्स को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। रोनन अपनी पूरी सेना और स्पेसशिप के साथ ज़ेंडार ग्रह की तरफ बढ़ता है। उसे रोकने के लिए पीटर का पूरा ग्रुप रिवेंजर्स और नोवा कॉर्प्स एक साथ मैदान में उतर जाते हैं। सबका एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर रोनन को ज़ेंडार की जमीन पर पहुंचने से रोकना, वरना पावर स्टोन से पूरा ग्रह मिट्टी में मिल जाएगा। पीटर, गमोरा, ड्रैक्स और ग्रूट रोनन के इस जहाज में छेद करके अंदर घुस जाते हैं। बाहर नोवा कॉर्प्स अपने सारे स्पेसशिप को जोड़कर एक जाल बना देती है ताकि रोनन का जहाज आगे ना बढ़ पाए। पर रोनन पावर स्टोन की ताकत से पूरी सेना को एक झटके में रास्ते से हटा देता है। अंदर पीटर, ग्रूट और ड्रैक्स कई एलियंस को मार गिराते हुए रोनन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नेब्यूला वहां आकर गमोरा का रास्ता रोक लेती है पर गमोरा उसे हरा देती है और नेब्यूला वहां से भाग निकलती है। आखिरकार पीटर, गमोरा, ड्रैक्स और ग्रूट रोनन तक पहुंच जाते हैं और उस पर एक खास हथियार हेड्रोन इन्फोर्सर से हमला करते हैं। पर उस धमाके का रोनन पर कोई असर ही नहीं होता, वो उल्टा सबको मारने लगता है। तभी रॉकेट एक छोटी स्पेसशिप से रोनन पर हमला कर देता है जिससे रोनन का जहाज तबाह होकर आसमान से नीचे गिरने लगता है। पीटर और उसके साथी उस गिरते हुए जहाज में फंस चुके थे और वहां से बचने निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। तभी ग्रूट अपने पूरे शरीर की शाखाएं खोलकर अपने दोस्तों के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है। जहाज जमीन पर गिरता है। ग्रूट की वजह से बाकी सब बच जाते हैं पर वो खुद इस दुनिया से चला जाता है। पर रोनिन अभी भी जिंदा था। वो मलबे से बाहर निकलता है और पावर स्टोन से ज़ेंडार को तबाह करने वाला होता है कि तभी पीटर उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने अचानक नाचना शुरू कर देता है। इस अजीबोगरीब हरकत से रोनन कुछ पल के लिए रुक जाता है और उसे मौके का फ़ायदा
और उसी मौके का फायदा उठाकर रॉकेट और ड्रैक्स हेड्रॉन इन्फोर्सर तैयार करके रोनन के हथौड़े पर हमला करते हैं, जिससे हथौड़ा टूट जाता है और उसमें से पावर स्टोन बाहर आ जाता है। पीटर उस पत्थर को अपने हाथों में पकड़ लेता है, क्योंकि अगर वो जमीन पर गिरा तो पूरा ग्रह तबाह हो जाएगा। पत्थर की भयानक ऊर्जा से पीटर का पूरा बुरा हाल होने लगता है, पर तभी गमोरा, रॉकेट और ड्रैक्स उसका हाथ थाम लेते हैं ताकि वो ऊर्जा उन सब के बीच बट जाए। चारों मिलकर उस ऊर्जा की फोर्स को एक साथ झेलते हैं और उसकी ताकत से रोनन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद गमोरा उस पावर स्टोन को एक नए और में कैद कर देती है। योंडू वहाँ आकर पीटर से पावर स्टोन मांगता है, पर पीटर चालाकी से उसे एक दूसरा नकली ऑर्ब थमा देता है। बाद में असली पावर स्टोन वाला ऑर्ब ग्जैंडार की नोवा कॉर्प्स को सौंप दिया जाता है। पीटर क्विल और उसके साथियों ने पूरी गैलेक्सी को तबाही से बचाया था, इसलिए अब से हर कोई उन्हें बुलाने लगता है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। उनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिटा दिया जाता है। नोवा कॉप्स पीटर को एक और चौंकाने वाली बात बताती है। उसकी बॉडी के चेकअप से पता चलता है कि वो पूरा इंसान नहीं है। उसके पिता एक प्राचीन बेहद शक्तिशाली अंतरिक्ष प्राणी थे, जिनकी ताकत पीटर में भी मौजूद है। यही वजह थी कि वो इतनी देर तक पावर स्टोन को थाम पाया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस शख्स ने योंडू को पीटर को अगवा करने की पुरानी सुपारी दी थी, वो कोई और नहीं था जी, वो खुद पीटर का ही पिता था। उसके बारे में हमें अगली मूवी में पता चलेगा। सर आखिर में पीटर क्विल का ग्रुप, जो पूरा ग्रुप है यानी गार्डियंस, अपने स्पेसशिप में सवार होकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने निकल पड़ते हैं और रॉकेट ग्रूट की बची हुई एक टहनी को एक गमले में लगा लेता है, जिससे जन्म होता है एक बिल्कुल नए नन्हे ग्रूट का। तो दोस्तों ये थी अपनी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी। और हाँ पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जी इस मूवी में, बट वो कनेक्टेड भी है मूवी से और उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। मतलब देखो, इसमें हमें कलेक्टर का वही तबाह हुआ म्यूजियम दिखाया जाता है। वो बैठ के वहाँ संतरे का जूस पी रहा था, या मौसम्बी का भी हो सकता है, पर फिर हमें दिखाया जाता है उसी म्यूजियम में एक और कैरेक्टर जो कि था हावर्ड द डक। बस खत्म, इतना ही था पोस्ट क्रेडिट सीन। और हावर्ड द डक हमें फिर देखने को मिलता है अवेंजर्स एंड गेम में जी। तो फर्स्ट अपीयरेंस हावर्ड द डक की यहाँ पर हुई थी और यही इंपॉर्टेंस है भाई इस पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन की। और भाई जब ये आया था ना तो बंदे बवाल मचा रहे थे, और देखो सरकेज़म वाले कमेंट आ रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि अब हम मार्वल को बिल्कुल उसी नज़रिए से नहीं देख पाएंगे मूवीज़ को, क्योंकि हर बार ऐसा लगेगा कि जो सेम यूनिवर्स है मार्वल का, जिसमें ब्लेड, गोस्ट राइडर जैसे कैरेक्टर है, वहाँ पर एक बोलने वाला डक भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या इंटरेस्टिंग है ये चीज़। पर खैर, आपको कैसा लगा ये पोस्ट क्रेडिट सीन, एंड व्हाट यू थिंक अबाउट हावर्ड द डक, एंड tell me in the comment box, and what you think about the Howard the Duck, the talking duck, tell me in the comment box। बाकी तो इंग्लिश यहीं ख़त्म हो जाती है मेरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगली जो वीडियो है वो डायरेक्ट होने वाली है द अवेंजर्स के ऊपर, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट मूवी वही आती है फेज़ 2 में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के बाद, और उसके बाद आती है लास्ट मूवी फेज़ 2 की, जो कि है एंट मैन। तो या मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।